नमः संस्कृताय मित्रों, आप देख रहे हैं कि आज हम द्वितीय पाठ लेकर उपस्थित हैं। द्वितीय पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्रस्य वैभवम इति पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। पाटलिपुत्रस्य वैभवम इति पाटलिपुत्र वैभवम। वैभव का अर्थ समझना आवश्यक है। वैभव के लिए हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं कि वी उपसर्ग पूर्वक भू धातु में अच प्रत्यय करने पर विभव बना है। विभव का मतलब होता है धन, संपत्ति, ये विभव का अर्थ है। और विभवस्य भावः वैभवम, विभवस्य भावः वैभव, असामान्य नपुंसकम वैभवम। तो विभवस्य भावः, भाव अर्थ में अन प्रत्यय किया जाता है, तो अन हो गया। तब विभव में अन का अगर हम प्रयोग करेंगे, अन प्रत्यय का, जैसे विष्णु में अन लगाते हैं तब वैष्णव बनता है, पांडु में अन लगाते हैं तो पांडव बनता है। वैसे ही विभव में अन लगाएंगे तो वैभव बनेगा। तो वैभव समझ गए। वैभव का मतलब होता है संपत्ति, धन। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र जो है वह भी एक संपत्ति है, वह भी एक धरोहर है। आगे एक श्लोक आएगा, उस श्लोक से स्पष्ट होगा कि पाटलिपुत्र कैसे धरोहर है। वह पूरे विश्व का वह संपत्ति हुआ करता था। पाटलिपुत्र किस रूप में संपत्ति हुआ करता था, वह कैसे धरोहर हुआ करता था, पूरे विश्व का प्रसंग आएगा तो आप अधिक समझ पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आपके पास किताब होगी। तो आज हम शुरू करेंगे पाटलिपुत्र वैभवम। किताब में आप देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, हम एक एक पंक्ति समझाते चलेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा, यथा ज्ञान हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा इस पाठ से संबंधित शेष न रहे, यह हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम समझ गए। षष्ठी तत्पुरुष पाटलिपुत्रस्य वैभवम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब विभव समझना है। वी उपसर्ग पूर्वक भू धातु में अच प्रत्यय किए तो विभव बना, और विभव में भाव अर्थ में अन प्रत्यय किए तो वैभव बना, और सामान्य नपुंसक में वैभवम बना। आइए अब देखते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। यह निबंधात्मक पाठ है। पाटलिपुत्र वैभवम जो है यह निबंधात्मक पाठ है। आपको हम बताए हैं कि प्यूषम भाग 2 दसम वर्ग के लिए जो प्यूषम भाग 2 है, इसमें 4 प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें पहली विधा है पद्यात्मक, और दूसरी विधा है कथात्मक, तो और तीसरी विधा है निबंधात्मक। तो ये निबंधात्मक पाठ है। और चौथी विधा है संवादात्मक। ये 4 प्रकार की विधा हम बता चुके हैं। तो न पाटलिपुत्र वैभवम न पद्यात्मक है, न कथात्मक है, न संवादात्मक है, यह है निबंधात्मक। तो एक शब्द सामने आया निबंधात्मक, निबंध जोड़ आत्मक। तो निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध। तो निबंध के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नी उपसर्ग पूर्वक बंध धातु है। नी उपसर्ग पूर्वक बंध धातु में घय प्रत्यय करते हैं तो घय पुंसी, घय प्रत्यय जिस शब्द में लग जाता है वह शब्द नित्य पुल्लिंग होता है। तो नी उपसर्ग पूर्वक बंध धातु में घय प्रत्यय अगर हम करेंगे तो निबंध शब्द बनेगा, और निबंध शब्द बन जाएगा तो फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके सुविभक्ति लाएंगे। तो सुविभक्ति लाएंगे तो सु का रुत्व और विसर्ग करके निबंध सिद्ध होगा। तो यह निबंधात्मक पाठ है, यह निबंध है। निबंध का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित शब्द सीमा में बंधा हुआ। निबंध का मतलब होता है किसी निश्चित शब्द सीमा में बंधा हुआ। उसके लिए एक शब्द सीमा निर्धारित की जाती है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 इत्यादि। आइए आगे हम बढ़ते हैं पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। तो बिहार राज्यस्य,
बिहार राज्य शब्द है, बिहार राज्य का षष्ठी एक वचन प्रयोग किया है, बिहार राज्यस्य। राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। सर्वेषु कालेषु, सर्व शब्द का सप्तमी बहुवचन है सर्वेषु और काल शब्द का सप्तमी बहुवचन है कालेषु। सर्वेषु कालेषु, इस दोनों में परस्पर विशेषण विशेष्य संबंध है। महत्वम अधारयत, महत्व को धारण किया। अधारयत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो किसको धारण किया? तो महत्वम अधारयत, महत्व को धारण किया। तो बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य का राजधानी नगर, राजधानी नगर, बिहार राज्य का राजधानी नगर कौन है? तो पाटलिपुत्रम। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में बिहार राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में, सभी समयों में महत्वम अधारयत, महत्व को धारण किया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अस्य इतिहास, अस्येतिहास, यहाँ पर अस्येतिहास में गुण संधि है, अस्य है और इतिहास है। अस्य में यकारोत्तरवर्ती अकार और इतिहास का इकार दोनों मिलकर के गुण हो गया है, एकार हो गया है। तो अस्य इतिहास इति अस्येतिहास, इसका इतिहास। अस्य इतिहास, कस्य इतिहास? तो पाटलिपुत्रस्य इतिहास। अस्य से किसका ग्रहण होगा? यद्यपि आप जानते हैं कि अस्य जो है वह षष्ठी एक वचन सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा का बोध कराता ही है। तो अस्य रूपी सर्वनाम से किसका बोध होगा? अर्थात अस्य कहने का मतलब है पाटलिपुत्रस्य। अस्य इतिहास, कस्य इतिहास? पाटलिपुत्रस्य इतिहास, यानी पाटलिपुत्र का इतिहास। समझ गए? अस्य इतिहास का अर्थ। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय, सहस्त्र द्वय, सार्ध वर्ष परिमिता, इसका मतलब होता है 2500 वर्ष। सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र, अत्र अर्थात कुत्र? अत्र, अत्र अर्थात कुत्र? अर्थात पाटलिपुत्र नाम के नगरे, पाटलिपुत्र नाम के नगर में। अत्र का मतलब होता है पाटलिपुत्र नाम के नगर में। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 3 क्षेत्र में ध्यान आकर्षित होता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। चक्रुः लुंग लकार का क्रिया रूप है, लुंग लकार का। चक्रु का मतलब होता है अकरोत, किया। आइए, वैदेशिकाः यात्रिणः, विदेशी यात्री बहुवचन है। वैदेशिका यात्रीन शब्द है, यात्रीन का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है यात्रिणः। तो वैदेशिकाः यात्रिणः, विदेशी यात्री। कौन कौन? तो मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग और इत्सिंग आदि। इत्सिंग प्रभृतयः अर्थात आदि, ये सब जो हैं विदेशी यात्री हैं। और पाटलिपुत्र का वर्णन, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में, ग्रंथेषु सप्तमी बहुवचन, संस्मरण ग्रंथों में किए। चक्रु अकरोत, किए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाठेस्मिन, पाठे अस्मिन, पाठे है और अस्मिन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि खंडाकार एक विकारी चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पूर्व रूप संधि है।
तो पूर्व रूप संधि में खंडाकार जो एस नुमा देख रहे हैं उसका चिन्ह का नाम है खंडाकार चिन्ह या विकारी चिन्ह। तो एक व्याकरण में न्याय है, चंपा पुष्प न्यायेन अकारो अत्र दृश्यते। जहां पर उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो चंपा पुष्प न्याय से वहां पर आकार का ग्रहण किया जाता है। तो क्या होगा, पाठे जोड़ अस्मिन बराबर पाठेस्मिन। तो इस पाठ में, पाठे कहने से किसका बोध होगा, पाठे कहने से पाटलिपुत्र वैभवम नाम के पाठ का बोध होगा। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाटलिपुत्र वैभव नाम के पाठ में पाटलिपुत्र का यानी पटना का सामान्य परिचय दिया गया है। आखिर पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र की क्या विशेषता है, पाटलिपुत्र कहाँ है, ये सब बात जानने के लिए हमें इस पाठ का अध्ययन करना होगा। 10वीं वर्ग के छात्रों को यह बात जानना होगा कि पाटलिपुत्र की क्या विशेषता है। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक संक्षिप्त परिचय इस पाठ में लिखा गया है, संकलित किया गया है। आइए जानते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम्। तीनों में देखिए प्रायः सप्तमी का बहुवचन है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम्, अन्य शब्द है और अन्य शब्द में तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तम प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, दो प्रकार का प्रत्यय है, तरफ प्रत्यय और तम प्रत्यय। तो तरफ प्रत्यय जैसे अंग्रेजी में, अंग्रेजी के व्याकरण के जानकार जानते हैं कि अंग्रेजी में 3 प्रकार की डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, जिसको हिंदी व्याकरण में अवस्था कहते हैं, विशेषण की अवस्था। विशेषण की 3 प्रकार की अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो उसी प्रकार संस्कृत में भी 2 प्रकार का प्रत्यय है, तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय। तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जब दो लोगों में एक को, दो जगह में एक जगह को अगर श्रेष्ठ बताना हो तो उसके लिए तरप का प्रयोग किया जाता है, और अधिक में, अनेक में एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहां पर तमप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है अधिक में से एक को श्रेष्ठ बताना है, इसलिए यहाँ पर तमप का प्रयोग किया गया है, तमप प्रत्यय का। आइए कहाँ किया गया है देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारत के नगरों में, प्राचीन भारत के नगरों में, अन्यतमम्, प्राचीन भारत के नगरों में, बहुवचन का प्रयोग है, नगरों में, नगर में नहीं, 2 नगर में नहीं, नगरों में, प्राचीन भारत के नगरों में पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। कहता है कि प्राचीन भारत के नगरों में अन्यतमम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र का स्थान जो है अन्यतम है, अच्छा से अच्छा है, महान से महान है, अन्यतम बताया, इसके जैसा कोई नहीं था प्राचीन भारत के नगरों में। पाटलिपुत्रम अनुगंगम, गंगाया समीपम, अनुगंगम, यहाँ पर अव्ययभाव समास है। तो गंगा के समीप, बसत विचित्रम महानगरम, बसा हुआ विचित्र महानगर है। कैसा नगर है, तो विचित्र महानगर है। कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के तट पर, अनुगंगम, गंगा के किनार पर, गंगा नदी के किनार पर, गंगा नदी के छोर पर, गंगा नदी के पास में बसा हुआ विचित्र महानगर है। तो महानगर कौन है, तो पाटलिपुत्र यह महानगर है। कैसा महानगर है, तो अन्यतमम महानगरम, अन्यतम महानगर है। आइए तद विषय, तद विषय माने उसके विषय में, तद से किसका ग्रहण होगा, तो तद से पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्रस्य विषय। तद शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है, इसका पुल्लिंग षष्ठी एकवचन में रूप बनता है तस्य, तस्य विषय, कस्य विषय, पाटलिपुत्रस्य विषय, पाटलिपुत्र के विषय में, तद विषय। दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति, तद विषय, कस्य विषय, पाटलिपुत्रस्य विषय, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने काव्य में, अपने काव्य ग्रंथ में कहते हैं, कथयति कहते हैं। क्या कहते हैं
किस काव्य में कहते हैं? तो कुट्टनीम ताक्ष नाम के काव्य ग्रंथ में कहते हैं। कौन कहते हैं? तो दामोदर गुप्त नाम के कवि कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तो अपने कुट्टनीम ताक्ष नामक काव्य ग्रंथ में कहते हैं। किसके विषय में कहते हैं? तो पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं। अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महीतल तिलकम, अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। क्या मतलब होता है? अस्ति, अस्ति यह क्रियापद है। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है। इसका रूप कैसे चलता है लट लकार में? तो अस्ति स्तः सन्ति, इसका बहुवचन होता है संति। तो अस्ति का प्रयोग किया है। तो अस्ति अगर क्रिया है तो इसका कर्ता कौन है? यह क्रिया किसका बोध कराएगा? तो अस्ति, कह अस्ति पाटलिपुत्रम अस्ति। समझ गए? अस्ति कह अस्ति पाटलिपुत्रम अस्ति। पाटलिपुत्रम कथम अस्ति? तो आगे देखिए, महीतल तिलकम, यह महीतलस्य तिलकम इति महीतल तिलकम। महीतलस्य तिलकम, महीतलस्य नाम भूमि, महीतलस्य नाम भूमि है। यह भूमि का तिलक है। जैसे शरीर में तिलक करते हैं तो शरीर की शोभा बढ़ जाती है और तिलक का स्थान ऊपर होता है। किसी को आप पैर में तिलक करते नहीं देखे होंगे। जब भी तिलक किया जाता है तो ऊपर सिर पर तिलक किया जाता है, अर्थात माथे पर। तो पाटलिपुत्र जो है वह माथा है। किसका माथा है? तो एशिया का माथा है, वह प्रतिष्ठा है। तिलक अर्थात उसकी सुंदरता है, एशिया की सुंदरता है। तो अस्ति महीतल तिलकम, कैसे एशिया की सुंदरता है? यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और गंभीर बात है। इसको गंभीरतया समझिए। तो कैसे एशिया की सुंदरता है? तो अस्ति महीतल तिलकम, यह तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम अर्थात सरस्वती का यह कुल गृह है। सरस्वती नाम, सरस्वती विद्या की देवी नहीं, सरस्वती नाम विद्वान, विद्वानों का यह घर है, विद्वानों का यह निवास स्थान है। पहले यहाँ के लोग विद्वान होते थे और एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में अपने विद्वता का परिचय देते थे और अपने विद्वता से सबको मनमोह लेते थे, अपने विद्वता का परिचय देते थे। इस प्रकार उनके विद्वता का लोहा पूरे विश्व में माना जाता था। तो उनका घर होता था पाटलिपुत्र, इसलिए लिखा सरस्वती कुल गृहम। फिर महानगरम, यह क्या है? तो यह महानगर है, यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह महानगर है। महानगर कौन है? कह महानगरम पाटलिपुत्रम महानगरम। अब देखिए, नामना पाटलिपुत्रम, नाम नामना तृतीया एक वचन है, नामन शब्द है। नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, नामना, नामना तृतीया एक वचन है। प्रथमा और द्वितीया में प्रायः क्रमशः रूप होता है, नाम नामनी नामानी, ऐसे ही द्वितीया में होगा और तृतीया एक वचन में होता है नामना अर्थात नाम से। तो इतना जो विशेषण है कि महीतल तिलकम अस्ति, सरस्वती कुल गृहम अस्ति, महानगरम अस्ति, तो नामना किम अस्ति? नामना पाटलिपुत्रम अस्ति, परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदरस्य स्थानम, पुरंदर स्थानम, पुरंदरस्य नाम इंद्रम, इंद्रस्य स्थानम पुरंदर स्थानम या इंद्र स्थानम। तो इंद्रस्य स्थानम किमर्थम? इंद्रस्य स्थानम क्यों कहा? तो इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा है, देवराज है, तो पुरंदर से यहाँ पर स्वर्ग का बोध होगा। तो पुरंदर स्थान यानी यह स्वर्ग लोक के समान भरा पूरा है, परिभूत है, संपन्न है। पाटलिपुत्र कैसा है? तो स्वर्ग के समान परिभूत है अर्थात संपन्न है। तो ये समझ गया। इसका पद संख्या है 175, 175 इसका पद संख्या है। आप देख पा रहे हैं कुट्टनीमताख्य में दामोदर गुप्त का यह काव्य ग्रंथ है। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थान
पाटलिपुत्र नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। यह स्वर्ग तुल्य है, अगर यूं कहें तो स्वर्ग से बढ़कर है। बढ़कर क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो देवता लोग रहते हैं और यहाँ तो मनुष्य रहते हैं, और मनुष्य के स्थान की तुलना अगर स्वर्ग से हो रही है तो समझिए कि वह स्वर्ग से बढ़कर है। तो समझ गए, पृथ्वी का, धरती का, भूमि का तिलक है पटना, कोई साधारण जगह नहीं है। इस प्रकार इसका भाव है। आगे हम बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इतिहासे श्रूयते, इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है। यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनार पर, गंगायाः तीरे, गंगा तीरे, गंगायाः तीरे, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। गंगायाः तीरे, गंगा के किनार पर, बुद्ध काले, बुद्ध के काल में, पाटली ग्राम स्थित आसीत, पाटली ग्राम स्थित था। अब एक नया शब्द आया पाटलिपुत्र के लिए, एक नया शब्द आया। क्या, कौन सा शब्द आया नया? तो पाटली ग्राम, पाटली ग्राम आया। किसके लिए? पटना के लिए एक नया शब्द आया। तो यह नया शब्द कहाँ स्थित था? तो गंगा के किनार पर। किसके समय में? तो बुद्ध के समय में। ऐसी सूचना हमें कहाँ मिलती है? तो इतिहास में मिलती है, इतिहास में सुना जाता है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तो कहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे? तो पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथितम आसीद, उनके द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? तेन कथितम, तेन तृतीया का एक वचन है तत् शब्द पुल्लिंग में, तो तत् शब्द पुल्लिंग में तृतीया का एक वचन तेन है, तो तेन से किसका ग्रहण होगा? तो तेन से बुद्धेन कथितम आसीत, बुद्ध के द्वारा कहा गया था। तेन से बुद्धेन का बोध होगा। तो तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था। केन कथितम आसीत? तो बुद्धेन कथितम आसीत, बुद्ध के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, जिस समय पाटली ग्राम हुआ करता था पटना, उस समय पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध अनेकों बार आए और कहें कि यह महानगर होगा, यानी पाटली ग्राम क्या होगा? महानगर होगा। ऐसी भविष्यवाणी उनके द्वारा की गई थी। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन महानगर तो होगा, लेकिन 3 प्रकार का भय हमेशा सताता रहेगा, 3 प्रकार का डर रहेगा। कौन कौन? तो कलहस्य, कलह का डर, अग्निदाहस्य, आग लगने का डर, जलपूरस्य और बाढ़ का डर। इसलिए कि जब महानगर होगा तो आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो सुविधा बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी तो विद्युत आदि की व्यवस्था बढ़ेगी, जिससे आग लगने की आशंका रहेगी। उसके बाद नदी के किनार पर है, गंगा के किनार पर है, इसलिए बाढ़ का डर रहेगा, और आबादी होने के कारण कलह का भी डर रहेगा। ऐसी भविष्यवाणी बुद्ध के द्वारा उस समय की गई थी जिस समय पाटली ग्राम हुआ करता था। आइए आगे। कालांतरेण, कालांतर में, उसके बाद कुछ समय के बाद पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः, कालांतर में कुछ समय के बाद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य अस्य कस्य पाटलिपुत्रस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी, दर्शनीय थी। ऐसा यूनान राज्य के दूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथ में लिखते हैं, निरूपित करते हैं।
ऐसी बात कौन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ऐसी बात कहते हैं यूनान राजदूत मेगास्थनीज कहते हैं, अपने संस्मरण ग्रंथ में लिखते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। अस्य नगरस्य, कस्य नगरस्य? पाटलिपुत्रस्य नगरस्य। पाटलिपुत्र नगर का वैभव, उसकी सुंदरता, उसकी व्यवस्था यह बहुत ही प्रियदर्शी थी। प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय, प्रियदर्शीन शब्द है और प्रियदर्शीन का षष्ठी नकारांत शब्द है। प्रियदर्शीन का षष्ठी एक वचन होता है प्रियदर्शिनः। प्रियदर्शिनः अशोकस्य, प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, धीरे धीरे बढ़ गई थी, वृद्धि को प्राप्त हो गई थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। कहते हैं बहुकालम, कुछ समय के बाद, बहुत काल के बाद, पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, कुछ समय के बाद पाटलिपुत्र की जो प्राचीन परंपरा थी, जो सरस्वती परंपरा थी, वह पुनः जीवित हो उठी, वह पुनः जागृत हो उठी। इति राजशेखरः स्वः काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ऐसी बात राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में, काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख नाम के ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं, याद करते हैं। क्या याद करते हैं राजशेखर अपने काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख नाम के ग्रंथ में? तो याद करते हैं कि पाटलिपुत्र की जो प्राचीना पुरानी जो सरस्वती परंपरा है, पुरानी जो विद्वता की परंपरा है, उसको यह याद करते हैं। तो पटना की सरस्वती परंपरा को, प्राचीन विद्वता की परंपरा को राजशेखर अपने काव्य मीमांसा कवि शिक्षा नाम के ग्रंथ में याद करते हैं। और आपको तो राजशेखर अपने काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख नाम के ग्रंथ में पटना की पुरानी विद्वता की परंपरा के विषय में क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। आप श्लोक देख पा रहे हैं। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमुः। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, अत्रोपवर्ष वर्षाभिः, अत्र जोड़ उपवर्ष है, अत्र है और उपवर्ष है। अत्र यह जो है अव्यय पद है। अत्र अव्यय पद से किसका बोध होता है? तो अत्र अर्थात पाटलिपुत्रे, अत्र अर्थात पाटलिपुत्रे पटनायाम, अत्र से पटनायाम का बोध होता है, पटना में, पाटलिपुत्र में। तो अत्र समझ गए। अब है उपवर्ष, तो अत्र में तकारोत्तरवर्ती जो अकार है, वो अकार और उपवर्ष का उकार दोनों मिल करके गुण संधि हो गया है, तो ओकार आदेश हो गया। जैसे गंगा जोड़ उदय गंगोदय, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय इत्यादि रूप सिद्ध होता है। वैसे ही अत्रोपवर्ष और उपवर्ष वर्षौ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, अत्र जोड़ उपवर्ष वर्षौ है, यहाँ पर द्विवचन है। उपवर्ष वर्षौ जोड़ इह है, यह अयादि संधि का उदाहरण है। और फिर अगला पद में भी आप देख रहे हैं, पाणिनि पिंगलौ जोड़ इह बराबर पानी पाणिनि पिंगला भी है, इसका संधि विच्छेद यहाँ आप देख पा रहे हैं, पाणिनि पिंगलौ जोड़ इह, यह भी अयादि संधि का उदाहरण है। अब देखिए, कभी कभी सुनने को मिलता है कि संस्कृत जो भाषा है वह वैज्ञानिक भाषा है। आइए उसका एक नमूना हम इसी उदाहरण के आधार पर बताते हैं। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और प्रामाणिक भाषा है संस्कृत, एकदम मैथ की तरह। इसमें किसी भी शब्द को आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैथ में वही एक उदाहरण हम लिए हैं, मैथ के आधार पर हम आपको समझाना चाहते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत विचार है और यह मेरा व्यक्तिगत तरीका है। आइए कहते हैं एक नंबर, उपवर्ष जोड़ औ जोड़ इह, इसको LHS मान लिए। तो उपवर्ष जोड़ औ जोड़ इह कहाँ से आया? तो यह आया इचो यवायाव। पहले आप इचो यवायाव समझिए। तो इचो यवायाव क्या है? तो यह सूत्र है। किसका सूत्र है? तो अयादि संधि का सूत्र है। इसको एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए ऐसे।
यह अयादी संधि का सूत्र है। सूत्र क्या है? एचो यवा यावह। सूत्र या सूत्र क्या कहता है? तो एच के स्थान पर क्रमशः आदेश करता है। तो एच क्या है? तो एच 4 वर्ण का समूह है, प्रत्याहार है। ए ओ आई औ, इसको एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच समझ गया? ए ओ आई औ, इस 4 वर्ण के समूह को एच कहा गया है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में। और इसके स्थान पर क्रमशः यवा यावह है। यवा यावह को अय औ आय और आव आदेश कहते हैं। यानी क्रमशः एक की जगह पर आय, ओ के जगह पर औ, ऐ के जगह पर आय, औ के जगह पर आव होगा। अब आप देखिए यहाँ पर है अत्रोपवर्ष वर्षा भी है। इसका संधि विच्छेद किए अत्र उपवर्ष वर्षौ जोड़ इह। अब आइए यहाँ देखिए उपवर्ष वर्ष जोड़ औ जोड़ इह, यह LHS हो गया। अब इसको तोड़ दिए तो उपवर्ष वर्ष में औ निकाल दिए। यहाँ पर औ आप देख पा रहे हैं, तो औ निकाल दिए, यानी औ कॉमन ले लिए। मैथ की भाषा में कहें तो औ कॉमन ले लिए। और औ के बाद क्या है? तो औ के बाद इह है, तो इह लिख दिए। तो यह हो गया LHS। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उपवर्ष वर्ष को ज्यों का त्यों उतार दिए। और औ की जगह पर क्या करना है? आदेश कौन सा प्राप्त है? तो ए ओ आई औ। 4 स्थानीय है और 4 आदेश है। तो 4 स्थानीय है, 4 आदेश है। स्थानीय कहते हैं जिसके स्थान पर आदेश प्राप्त है, उसको स्थानीय कहते हैं। और स्थानीय जिसके स्थान पर जो आदेश होगा वो आदेश है। तो ये स्थानीय हो गया, यह आदेश है। तो स्थानीय भी संख्या में 4 है और आदेश भी 4 है। तो 1 2 3 4, तो चौथा औ यहाँ पर स्थानीय है। तो औ स्थानीय की जगह पर आदेश क्या है? तो चौथा 1 2 3 4 आव है। तो यहाँ पर औ के जगह पर आव लिया है। तो औ खत्म हो गया, औ की जगह पर क्या आ गया? आव आ गया। फिर ई को ज्यों का त्यों उतार दिया, यानी इसमें कुछ नहीं किया, स्थानीय की जगह पर आदेश रख दिए। फिर इसके बाद एक स्टेप बढ़े यहाँ पर, तो इसको दोनों को मिला करके अब जोड़ देना है। तो जोड़ दिए, उपवर्ष वर्षाव हो गया। यहाँ पर सकारोत्तरवर्ती जो आकार लोप है उसमें आ मिला दिए तो सा हो गया, और वो मिला दिए तो वो हो गया व्यंजन व, यानी हलंत और रहित व। तो क्या बन गया? उपवर्ष वर्षाव। अब चूंकि व में स्वर की मात्रा नहीं है और जोड़ ई है, तो ये जो इकार की मात्रा आप यहाँ देख रहे हैं, यह इकार की मात्रा इसमें चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसा रूप सिद्ध होगा, उपवर्षा उपवर्ष उपवर्ष वर्षा भी, उपवर्ष वर्षा भी। इसको RHS कहने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर समझ गए अत्रोपवर्ष वर्षा भी, आननी पिंगला विह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मु अर्थात प्राप्तम करोति या प्राप्तम अकरोत, प्राप्त किए, प्राप्तम अकरोत। के प्राप्तम अकरोत? ते सर्वे प्राप्तम अकरोत। किम प्राप्तम अकरोत? ख्यातिम प्राप्तम अकरोत। कौन सभी ख्याति प्राप्त किए? तो अत्र माने यहाँ, इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ हम कह रहे हैं कि अत्र माने यहाँ पटना में उपवर्ष नाम के आचार्य, वर्ष नाम के आचार्य, पाणिनि नाम के आचार्य, पिंगल नाम के आचार्य, व्याधि नाम के आचार्य, वररुचि नाम के आचार्य और पतंजलि नाम के आचार्य, ये आचार्य कुल कितने आचार्य हो गए? तो उपवर्ष 1, वर्ष 2, पाणिनि 3, पिंगल 4, व्याधि 5, वररुचि 6 और पतंजलि 7। यानी पटना में 7 नाम आचार्य, भिन्न भिन्न नाम के 7 आचार्य अध्ययन करके शास्त्रकार की परीक्षा में अध्ययन करके ख्याति प्राप्त किए, अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किए। कौन 7 आचार्य? तो उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि और पतंजलि। वररुचि को ही कात्यायन कहा गया है। आप जानते हैं कि व्याकरण त्रिमुनि व्याकरण हमारे यहाँ है। संस्कृत में त्रिमुनि व्याकरण यानी 3 मुनियों का व्याकरण है। कौन कौन? तो वाक्यकारम वररुचि, वररुचि को कात्यायन कहते हैं। वाक्यकारम वररुचि, भाष्यकारम पतंजलि, पाणिनि सूत्रकारम च प्रणतो अस्मि मुनित्रयम। मुनित्रय कहते हैं किनको किनको? तो मुनित्रय कहते हैं 2 आप यहाँ देख रहे हैं,
और एक यहाँ देख रहे हैं, यानी पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, इन 3 मुनियों को मुनित्रय कहा जाता है और वररुचि को ही कात्यायन कहा गया है। समझ गए? तो आप समझ गए कि ये 7 आचार्य पटना में, अत्र माने यहाँ पटना में अध्ययन करके शास्त्रकार की परीक्षा में ख्याति प्राप्त किए। अब आगे चलते हैं। ऐसा वर्णन कौन कर रहे हैं? तो ऐसा वर्णन राजशेखर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो अपने काव्य मीमांसा में कवि शिक्षा नाम के ग्रंथ में कर रहे हैं। समझ गए? आइए आगे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का अलग नाम, नामांतरम दूसरा नाम, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। कुछ संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में, पुराण आदि ग्रंथों में, पुराण 18 प्रकार के हैं। पुराण कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो मद्वयम, म से 2 पुराण है, मद्वयम भद्वयम चैव, भ से 2 पुराण है, व्रत्रयम, व्र से 3 पुराण है, मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम, और व से 4 पुराण है। तो कितना हो गया? 2 2 4 और 3 7 और 4 11। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम, तो 11 हो गया। अनापलिंग कुस्कानि, अनाप, अग्नि पुराण, नारद पुराण, अनाप, प से भी एक पुराण है, अनापलिंग, अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है नाम, अनापलिंग कुस्कानि, इससे 7 पुराण है, पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार कुल 18 पुराण है। तो उस 18 पुराण आदि ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अलग नाम, पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। यह श्लोक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को हम आपको यहाँ पर बता देते हैं और उस श्लोक के आधार पर पुराण बताते हैं। तो चर्चा चल रही थी अष्टादश पुराण कि पुराण आदि ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो अष्टादश पुराण, पुराण तो 18 है, 18 पुराण का नाम आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह प्रश्न पूछ भी दे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो जानना चाहिए। तो इसके लिए श्लोक है, आप देख पा रहे होंगे। अगर हमें लगता है कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ मिलाएंगे तो आप समझ पाएंगे। तो अष्टादश पुराण के लिए श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव चैव, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस श्लोक से 18 प्रकार के पुराण का नाम सामने आता है। मद्वयम यानी म से 2, तो म से 2 कौन कौन? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। प्रत्येक पुराण के बगल में जो संख्या आप देख रहे हैं वह श्लोक संख्या है। कोई पूछेगा या परीक्षा में पूछ दे कि मत्स्य पुराण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, तो मत्स्य पुराण में श्लोकों की कुल संख्या 14,000 है। मार्कंडेय पुराण में 9,000। तो मद्वयम भद्वयम, भद्वयम भ से 2 पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। व्रत्रयम व से 3 पुराण है, कौन कौन? तो ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, व से वकार से 4 प्रकार के पुराण है, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। उसके बाद है अनापलिंग कुस्कानि, अग्नि पुराण, अ से ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण और कु से कुर्म पुराण। स्कानी है यानी स्कंद पुराण, ये छंद पूरा किया गया है, स्कानी से स्कंद पुराण। अब प्रत्येक पुराण में कितने श्लोक हैं वो आप देख रहे हैं। मत्स्य पुराण में 14,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 24,500, भागवत पुराण में 18,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,200, ब्रह्म पुराण में 13,000, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, वामन पुराण में 10,000,
वाराह पुराण में 24,000, विष्णु पुराण में 23,000, वायु पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 25,000, पद्म पुराण में 55,000, लिंग पुराण में 11,000, गरुड़ पुराण में 18,000, कुर्म पुराण में 18,000 और अंतिम 18 स्कंद पुराण में 81,100। कुल इतने श्लोक आपको पुराण में है। श्लोकों की कुल संख्या हम आपको बता दिए, 18 पुराण का नाम बता दिए। अब आगे चलते हैं। एक पंक्ति आई थी जिस पर पुराण की चर्चा हुई, उस पंक्ति को फिर हम दोहराना चाहते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु अर्थात कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। पुष्पपुर या कुसुमपुर। इस प्रकार यहाँ पटना के लिए कितने शब्द का प्रयोग किया गया? पाटलिपुत्र 1, पाटलीग्राम 2, पुष्पपुर 3 और कुसुमपुर 4। 4 प्रकार के शब्दों से पटना को संबोधित इस पाठ में किया गया है। आगे देखते हैं, कहीं और भी आ जाए। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। कहता है अनेन ज्ञायते, इस नाम से। अनेन ज्ञायते, केन ज्ञायते? तब पुष्पपुरम कुसुमपुरम अनेन ज्ञायते। पुष्पपुर और कुसुमपुर इस नाम से यह पता चलता है कि अस्य नगरस्य, पाटलिपुत्रस्य नगरस्य समीपे, पाटलिपुत्र नगर के समीप में, नगरस्य अस्य अर्थात अस्य नगरस्य, कस्य नगरस्य? पाटलिपुत्रस्य नगरस्य, पाटलिपुत्र नगर के समीप में पुष्पानां बहुलम उत्पादनम। पुष्पानाम, पुष्प का सप्तमी षष्ठी बहुवचन, पुष्पानाम पुष्प का षष्ठी बहुवचन। फूलों की बहुलता पूर्वक उत्पादन होता था, यानी फूलों की खेती होती थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि, पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र यह शब्द कहाँ से आया? पाटलिपुत्र पटना को क्यों कहा गया? तो इसके विषय में यह बताया जा रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि वहाँ पर फूलों की खेती होती थी और फूलों में गुलाब के फूलों की खेती होती थी और गुलाब के फूल को, गुलाब को संस्कृत में पाटल कहा जाता है। तो पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य, पुत्तलिका रचना को आश्रित करके प्रचलित हुआ। पाटल पुष्प फूलों के पुत्तलिका रचना को आश्रित करके, आश्रय लेकर के यह प्रचलित हुआ। इसलिए पाटल पुष्प के कारण ही पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पुष्पपुर और कुसुमपुर से। आइए, शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। कहा शरद काल में इस नगर में अर्थात पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव यह बहुत बड़ा समारोह गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था, मनाया जाता था। कब? तो शरद काल में, शरद ऋतु में। किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। क्या मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। कैसे मनाया जाता था? तो बहुत ही धूमधाम से उस समय का यह बहुत बड़ा समारोह हुआ करता था। तत्र सर्वे जना, तत्र अर्थात कुत्र, तस्मिन् समारोहे, कौमुदी महोत्सव नामक समारोहे, उस समारोह में सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे, सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, प्रसन्न रहा करते थे, प्रसन्न रहते थे। तादृशी प्रसन्नता इदानीं संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। जिस तरह की समारोह उस समय गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव में जो आनंद होता था, लोगों को जितने प्रसन्न हुआ करते थे, उतनी प्रसन्नता संप्रति माने इदानीम, अभी इस समय, संप्रति यह अव्यय है, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे ही समारोह देखने को मिलता है, देखा जाता है। कैसा समारोह देखा जाता है? तो वैसा समारोह देखा जाता है दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा समारोह शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। अर्थात आज के दुर्गा पूजा की तुलना उस समय गुप्त वंश के शासन काल में
शरद काल में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभूत। कहा है कि काल चक्र वसाद, काल चक्र के वश से, पंचमी एक वचन, यद्यपि मध्य काले, फिर भी मध्य काल में पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का शहर वर्ष सहस्र परिमितम 1000 साल के बाद जीर्णता से, अर्थात उसका जीर्णोद्धार हुआ। 1000 साल के बाद जो है काल संयोग से, भाग्यवशात, भाग्य के कारण 1000 साल के बाद इतने महान पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार हुआ। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में और कालिदास के मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ में मिलता है। मुद्रा राक्षस कालिदास की एक प्रचलित रचना है जिसमें भी इस तरह का वर्णन किया गया है कि 1000 साल के बाद इतने महान पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार हुआ। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। और फिर मुगल वंश के शासन काल में इसका उद्धार हुआ, अर्थात जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार कब हुआ? तो मुगल वंश के शासन काल में किसका जीर्णोद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का विकास भी धीरे धीरे हुआ। सुतराम विकास हो जाता, धीरे धीरे हुआ। किसके शासन काल में? अंग्रेजों के शासन काल में किसका धीरे धीरे विकास हुआ? पटना का, पाटलिपुत्र का धीरे धीरे विकास हुआ। नगरमिदम, इदम नगरम, इदम अर्थात पाटलिपुत्रम, नगरमिदम मध्य काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगाध। नगर के मध्य में, इस नगर के, नगरम इदम, इदम नगरम, पाटलिपुत्रम इदम नगरम मध्य काले, मध्य काल में इस नगर के बीचों बीच, पटना के बीचों बीच पटन देवी नाम की प्रसिद्ध देवी की स्थापना की गई। अयं च शब्दः पतनम इति शब्दात् निर्गतः। पटना शब्द जो है वह पतनम शब्द से निकला है। तो क्या हुआ इसका अर्थ? फिर से अर्थ पर विचार करेंगे कि नगर मिदम मध्य काले एव पटना इति नामना प्रसिद्धम अगाध। मध्य काल में यह जो पाटलिपुत्र था, पुष्पपुर था, कुसुमपुर था, पाटली ग्राम था, यह सब आगे चल के अंग्रेजों के शासन काल के बाद मध्य काल में यह सब नाम बदल गया और पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। नाम पटना इति नामना, पटना नाम से प्रसिद्धम अगाध, प्रसिद्ध हो गया। अब पटना शब्द कहाँ से आया? तो अयम च शब्द पतनम इति शब्दात् निर्गतः। और पटना जो शब्द है यह पतनम शब्द से निकला है, निर्गतः अर्थात निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। और उस नगर की पालिका देवी है पटन देवी, जो आज भी पूजी जाती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। उस नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना शब्द किस शब्द से निकला? तो पतनम शब्द से निकला। पुष्पपुर या कुसुमपुर पटना में कब परिवर्तित हुआ? तो अंग्रेजों के शासन काल के बाद मध्य काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अर्थात पटना नाम का नगर, पाटलिपुत्र और पटना हो गया। अब पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना कह सकते हैं। अब कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले पाठ प्रारंभ कहाँ से हुआ? पाटलिपुत्र वैभवम से। वहां से आगे बढ़े तो पाटलीग्राम हुआ। पाटलीग्राम से आगे बढ़े तो क्या हुआ? पाटलीग्राम से आगे बढ़ने के बाद पुष्पपुर हुआ, फिर कुसुमपुर हुआ, फिर उसके बाद फूलों के उत्पादन के कारण, गुलाब के फूलों के उत्पादन के कारण, बहुलता के कारण पुष्पपुर कुसुमपुर से पाटलिपुत्र हो गया। फिर वहां से आगे चले तो पटना हुआ। और पटना कब हुआ? तो मुगल वंश के मध्यकाल में, अर्थात मध्यकाल में अंग्रेजी शासन के बाद, अंग्रेजों के शासन के बाद मध्यकाल में पटना हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। यह आज पटना बहुत विशाल नगर है, महानगर है।
बिहारस्य राजधानी चास्ति, और यह बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति, अनुदिनम यह अव्ययभाव समास है, इसका विग्रह होगा दीनम दिनम प्रति, यानी प्रतिदिनम इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, अस्य उत्तरस्याम दिशि, कस्य उत्तरस्याम दिशि, तो पटना नगरस्य उत्तरस्याम दिशि, पटना नगर के उत्तर में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्या उपरि, गंगायाः उपरि, गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल और निर्माणाधीन रेलयान है। जो रेलयान अब बन भी गया है, आपको दीघा से सोनपुर तक वो बन भी गया है रेलयान। आइए आगे देखते हैं। नगरी अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सचिवालय, सचिवानाम आलय इति सचिवालय, गोलगृहम गोलघर, तारामंडलम तारामंडल, जैविक उद्यानम जैविक उद्यान, और मौर्यकालिक अवशेष, मुगल वंश का जो अवशेष है वो, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, और महावीर मंदिर, यह सब जगह दर्शनीय है, देखने योग्य है। कौन कौन देखने योग्य है? तो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर, ये सब पटना में देखने योग्य स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। और प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको यह पता चला कि सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। वह किस नाम से विख्यात है? विश्वविदित है। तो गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, विश्वविदित है। तो यदि प्रश्न ये है कि यदि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे तो प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक, वही सिख संप्रदाय की स्थापना किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, और उस गुरुद्वारा में देश से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं और पुनः वापस लौट जाते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, सुंदरता को धारण करता है और अपनी विशेषता को धारण करता है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति, और सबका मिला जुला रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में इस नगर का स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। पर्यटन यानी दर्शनीय स्थल, घूमने योग्य जितने भी स्थल है उस घूमने योग्य स्थलों में पाटलिपुत्र पटना का स्थान विशेष रूप से प्रमुख है, प्रसिद्ध है। इस प्रकार आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में उसका सामान्य परिचय जाने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।